अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कोड रसूल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर नंबर 42 है और आज के लेक्चर में भी हमने ऑर्डर नंबर 1 को डिस्कस करना है और स्पेसिफिकली आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 8 जो किस हवाले से है, रिप्रेजेंटेटिव सूट के हवाले से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते किसे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का क्या मतलब है? ऐसा सूट, अ सूट दैट इज फाइल्ड बाय वन और मोर पर्सन्स ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट इन द सूट। ऐसा सूट जो कि कोई शख्स फाइल करता है, कोई एक शख्स फाइल करता है अपने और तमाम दूसरे लोगों के बिहाफ पर भी। कौन से दूसरे लोग? जिनका उस सूट के अंदर वैसा ही इंटरेस्ट है, वैसे ही दिलचस्पी है, वैसा ही मकसद है जैसा कि उस शख्स का है। तो ऐसे सूट को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। ठीक है, ऐसा सूट जो कि कोई एक शख्स या दो या तीन शख्स मिलकर फाइल करें अपने बिहाफ पर भी, अपने लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए भी जो उसमें पार्टी नहीं भी बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के बिहाफ पर सूट फाइल किया जाता है। कौन से लोग, किनके बिहाफ पर सूट फाइल किया जाएगा? जिनको उस सूट के अंदर सेम इंटरेस्ट है। तो ऐसे सूट को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव सूट, जो कि दूसरों के बिहाफ पर फाइल किया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी सूट के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है प्लेंटिफ्स के साइड पर भी और डिफेंडेंट्स की साइड पर भी, यानी कि प्लेंटिफ्स भी दूसरों के बिहाफ पर अपेयर हो सकते हैं, ऐसा सूट भी रिप्रेजेंटेटिव सूट कहलाएगा। या फिर जो डिफेंडेंट्स हैं वहाँ पर भी अगर ज़रूरी हो तो वहाँ पर भी जो डिफेंडेंट्स हैं वो बहुत सारे लोगों के बिहाफ पर अपेयर हो सकते हैं, तो ऐसे सूट को भी हम रिप्रेजेंटेटिव सूट कहेंगे। तो ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन प्लेंटिफ्स की साइड से भी हो सकती है और डिफेंडेंट्स की साइड से भी हो सकती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट की जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गई। ठीक, तो रूल नंबर 8 स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेटिव सूट के साथ डील करता है। तो आम तौर पे क्या होता है कि जितने लोग भी किसी सूट के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो तमाम उस सूट के अंदर एज अ पार्टी अपेयर होने चाहिए, वो खुद उस सूट के अंदर मौजूद होने चाहिए। जैसे कि आपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 के हवाले से पढ़ा कि जो लोग भी एक सूट के अंदर इंटरेस्टेड हैं प्लेंटिफ्स की फॉर्म में तो वो प्लेंटिफ्स के तौर पे ज्वाइन करें, जो डिफेंडेंट्स की फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं तो वो डिफेंडेंट्स की फॉर्म में ज्वाइन करें। बिकॉज जो लोग भी एज अ पार्टी अपेयर होते हैं तो वो जो सूट है, तो वो जो उस सूट के अंदर डिसीजन आता है, डिक्री आती है, फिर वहाँ पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होती है, यानी कि वो लोग फिर सेकेंड सूट उस मैटर के ऊपर फाइल नहीं कर सकते। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का भी जो करेक्टर है वो भी इसी तरह का होगा कि जो लोग भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं फिर वो भी सेकंड सूट फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, तो जनरल प्रिंसिपल तो क्या है? जितने लोग भी किसी भी सूट के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें तमाम को अपेयर होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट फिर कब फाइल किया जाता है? कि जब किसी भी सूट के अंदर जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं दे आर न्यूमेरियस, बेशुमार लोग हैं और उन तमाम को पार्टी बनाना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर आपको सीपीसी रिप्रेजेंटेटिव सूट का प्रोसीजर बताता है कि कैसा सूट जिसके अंदर बेशुमार प्लेंटिफ्स बन सकते हैं तो फिर क्या हो सकता है? उसे रिप्रेजेंटेटिव सूट की फॉर्म में फाइल किया जा सकता है। तमाम लोगों को, जो बेशुमार लोग हैं जिन्हें पार्टी बनाना कन्वीनियंट नहीं है, तो फिर उनके बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो रिप्रेजेंटेटिव सूट कब फाइल किया जाता है? कि व्हेन देयर आर न्यूमेरियस पर्सन्स, और जब उन्हें एज अ पार्टी रिप्रेजेंट करना आसान ना हो, मुश्किल हो, तब रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जाएगा। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल क्या है? ऑल पर्सन इंटरेस्टेड शुड बी मेड पार्टीज टू द सूट। ठीक है, जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लाजमी सूट के अंदर पार्टी बने। अगर प्लेंटिफ्स के फॉर्म में इंटरेस्टेड है तो दे शुड ज्वाइन प्लेंटिफ्स, और अगर डिफेंडेंट्स के फॉर्म में इंटरेस्टेड है तो फिर क्या होगा? ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स, और वहाँ पर आपको पता है कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और ये जो रूल नंबर 8 है ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर जो 3 का प्रिंसिपल है उसी की एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। तो रूल नंबर 8 इज एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल। ठीक है, लेकिन एक और बात यहीं पर आपने क्या याद रखनी है कि जो रूल नंबर 8 है वो भी एक परमिशन ग्रांट करता है, इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी कि ये सिर्फ पार्टीज को अलाउ करता है, इनेबल करता है, इजाज़त देता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि जब न्यूमेरियस पर्सन्स होंगे तो लाजमी रिप्रेजेंटेटिव सूट ही फाइल किया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये एक परमिशन ग्रांट करता है। ठीक, अच्छा, रूल नंबर 8 की जो बैरक की लैंग्वेज है इसे हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले जो रूल नंबर 8 की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें हम पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो जो रूल नंबर 8 के अंदर जो कंडीशंस बताई हुई हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग रिप्रेजेंटेटिव सूट, सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो 4 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी ज़रूरी हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर रूल नंबर 8। सबसे पहली बात क्या है? पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द सूट मस्ट बी न्यूमेरियस, कि जितने लोगों को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो वो कैसे हैं? बेशुमार हैं, न्यूमेरियस हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है?
वो जितने भी न्यूमेरियस पीपल हैं दे हैविंग सेम इंटरेस्ट, उनका उस सूट के अंदर सेम इंटरेस्ट है। यानी कि अगर अलग अलग इंटरेस्ट होंगे लोगों के तो फिर तो सूट नहीं फाइल किया जा सकता रिप्रेजेंटेटिव का। और अगर आपको याद हो जो रूल नंबर 1 आपने पढ़ा था तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि प्लेंटिफ्स जब भी ज्वाइन करते हैं उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह डिफेंडेंट्स के भी था कि उनकी लायबिलिटी के ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड हों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ ज़रूरी है कि जितने भी न्यूमेरियस लोग हैं उनका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। तीसरा क्या है, परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की इजाज़त लाजमी ली गई हो फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइलिंग रिप्रेजेंटेटिव सूट। और चौथी हमारे पास क्या है, नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशन की, जब कोई भी सूट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में इंस्टीट्यूट किया जाएगा तो जितने लोगों को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा उन तमाम को नोटिस दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी सूट को रिप्रेजेंटेटिव सूट आप तब बना सकते हो कि जब जो पर्सन इंटरेस्टेड हैं दे आर न्यूमेरियस एंड इट इज़ इनकन्वीनियंट टू इम्प्लेट ऑल देम इंडिविजुअली एज पार्टीज, और उन्हें एज अ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट इंडिविजुअली उनको मेंशन करना, उनको पार्टी बनाना आसान ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि न्यूमेरियस पर्सन्स का मतलब ये भी नहीं है कि इसका मतलब हो रहा है कि जनरल पब्लिक की बात नहीं हो रही, बल्कि डिफाइंड क्लास ऑफ पब्लिक की बात भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी एक ट्राइब, किसी एक कबीले की बात हो रही है, किसी एक फ़िरके की बात हो रही है, किसी एक मज़हब के मानने वालों की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जितने लोग के रिप्रेजेंटेटिव सूट कब फाइल किया जाएगा कि व्हेन देयर आर न्यूमेरियस पर्सन्स, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, सेम इंटरेस्ट, जितने लोग भी न्यूमेरियस पर्सन्स हैं उन तमाम को सूट के अंदर सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। सेम का मतलब ये नहीं है कि ज्वाइंट इंटरेस्ट हो लाजमी, लेकिन सिमिलर और कॉमन इंटरेस्ट हो, जो आप सिंपल अल्फाज में समझ सकते हो। जितने भी बेशुमार लोग हैं उन तमाम को जो इंटरेस्ट है वो कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। और जो सेवरल पर्सन्स हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, अगर उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, अगर उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे तो फिर रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल नहीं किया जा सकता। फिर क्या होगा, को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स वाली कहानी होगी जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 8 के अंदर दी हुई, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए कि तमाम का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, एक ही मकसद होना चाहिए उस सूट के हवाले से, ठीक है। और थर्ड क्या है, एसेंशियल परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन लाजमी होनी चाहिए। वो किस किस टाइम ली जा सकती है, एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जिस टाइम रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जा रहा है उस वक्त भी, और इवन बाद में भी कोर्ट की जो परमिशन है वो हासिल की जा सकती है। और जो कोर्ट की परमिशन है इट मे बी एक्सप्रेस और इट मे बी इम्प्लाइड, ठीक है। लेकिन अगर कोई सूट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में फाइल किया जाए और अगर कोर्ट की परमिशन ना ली जाए तो इसे हम रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो कोर्ट की परमिशन हासिल होना ज़रूरी है। और चौथी क्या है, नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि जितने लोगों को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा उन तमाम को नोटिस भेजना ज़रूरी है, लाजमी है। और कौन भेजेगा नोटिस, वो पर्सन जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एक्सपेंसेस पर कोर्ट उनको नोटिस भेजेगा, ठीक है। और नोटिस किस तरह भेजा जाएगा रूल नंबर 8 की लैंग्वेज में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर पर्सनल सर्विस पॉसिबल है तो जितने लोगों के नाम और एड्रेसेस लिखे हुए उन तमाम को सर्विस की जाएगी, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के जरिए नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। तो किस तरह नोटिस दिया जाएगा, ये मैनर, ये तरीकाकार कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक। तो ये चारों कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं, तब अंडर रूल 8 आप रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये चारों कंडीशंस आपको समझ में आ गई। अब यहीं पर कुछ केस लॉज को डिस्कस करते हैं। वैसे तो यहाँ पर केस लॉज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेम बातें जो आपके इंस्टीट्यूट के अंदर दी हुई हैं वही बातें यहाँ पर भी रिपीट की हुई हैं, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक। 2023 CLC 320 पेशावर हाईकोर्ट इसी साल का केस है। यहाँ पर भी क्या बताया हुआ है, ऑर्डर 1 रूल 8 के हवाले से, डेट इट रिक्वायर्स कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बिफोर फाइलिंग सूट। कौन कौन सी कंडीशन है, विच इंक्लूड्स फर्स्टली डेट देयर मस्ट बी न्यूमेरियस पर्सन्स, के न्यूमेरियस पर्सन्स हों। सेकेंडली द सेड पर्सन मस्ट हैव द सेम इंटरेस्ट, उन तमाम का इंटरेस्ट सेम हो। थर्डली परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर फाइलिंग सच सूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोर्ट। और चौथी क्या है कि कोर्ट की परमिशन लेनी ज़रूरी है। और फिर क्या है, कोर्ट हैज़ टू सर्व नोटिस ऑफ फाइलिंग ऑफ सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पर्सन्स हैविंग इंटरेस्ट इन द सूट। तो और आखिरी बात क्या है कि कोर्ट क्या करेगा, उन तमाम लोगों को नोटिस भेजेगा। और वो नोटिस किस तरह हो सकता है, लास्ट लाइन में क्या लिखा है, सच नोटिस इज ईदर टू बी सर्व पर्सनली, पर्सनल सर्विस भी हो सकती है, या फिर क्या होगा, पब्लिकेशन के थ्रू भी हो सकती है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, एंड डेट टू एट द प्लेंटिफ्स एक्सपेंस। और ये किसके जरिए होगी, फॉर एग्जांपल ये जो सूट है इसमें प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में है, तो जो शख्स भी रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करेगा तो फिर उसके एक्सपेंसेस पर बाकी तमाम उन लोगों को जो कि जिनको रिप्रेजेंट वो कर रहा है उन तमाम को नोटिस वो भेजेगा, ठीक है। यही सेम टू सेम यही बातें
इस केस लॉ के अंदर भी है 2023 MLD 77 कराची हाई कोर्ट सिंध। इसमें भी सेम वही बातें लिखी हुई हैं, कंडीशंस बताई हुई हैं कि रूल नंबर 8 के अंदर क्या कंडीशंस है, तो सेम वही कंडीशंस है। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना हो तो इसको वीडियो को यहाँ पर रोक के इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक और लॉ केस लॉ हमारे पास 2016 PLD 254। ये क्या कहता है, When private persons were numerous, कि अगर private persons ज़्यादा हैं, having common interest in the suit, then anyone or more, कोई एक या एक से ज़्यादा with the permission of court सू भी कर सकता है, यानी कि प्लेंटिव भी बन सकता है, और डिफेंड द सूट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी सब्जेक्ट टू गिविंग अ नोटिस टू ऑल द इंटरेस्टेड पर्सन ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ सच पर्सन विद रिगार्ड टू द इंस्टीट्यूशन और फॉर डिफेंस ऑफ द सूट। तो इन दोनों केस लॉज के अंदर भी, बल्कि ये चारों जो मैंने आपको केस लॉज बताए हैं, इन तमाम के अंदर वही कंडीशंस जो हैं रिपीट की हुई। तो इन सिंपल वर्ड्स मकसद क्या है आपको बताने का कि चारों कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। चारों कंडीशंस फुलफिल होंगी तब कोई सूट इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर फाइल किया जा सकता है या डिफेंड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम रूल नंबर 8 की जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसे देखते हैं। तो रूल नंबर 8 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, वन पर्सन में सू, कोई एक शख्स सू कर सकता है, यानी प्लेंटिफ के तौर पे कोई सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट, या कोई भी सूट डिफेंड कर सकता है कोई भी एक शख्स तमाम दूसरे लोगों के बिहाफ पर। कौन से दूसरे लोग, हैविंग द सेम इंटरेस्ट, जिनका सूट के अंदर एक जैसा इंटरेस्ट है। तो इस रूल के अंदर दो सब रूल्स हैं। पहले सब रूल 1 को देखते हैं, क्या लैंग्वेज लिखी है। अभी अगर आपको पीछे कंडीशन समझ में आ गई, रिप्रेजेंटेटिव सूट का मकसद वो समझ में आ गया, तो आपको ये लाइनें जो ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट में पढ़ाने का मकसद ये ताकि आपको अब ये चीज़ें आसान लगें। व्हेन देयर आर न्यूमेरियस पर्सन्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, के जब न्यूमेरियस पर्सन्स में बेशुमार लोग हों और उनका किसी सूट के अंदर, एक सूट के अंदर सेम इंटरेस्ट हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, वन और मोर ऑफ सच पर्सन्स में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोई एक या एक से ज़्यादा लोग कोर्ट की इजाज़त लेकर सूट फाइल कर सकते हैं, यानी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं एज अ प्लेंटिफ, और बी सूट, यानी कि उन्हें डिफेंडेंट्स बनाया जा सकता है, और मे डिफेंड इन सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन्स सो इंटरेस्टेड। ठीक है, तो सूट फाइल भी किया जा सकता है और सूट को डिफेंड भी किया जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर के अंदर। ठीक है, बट द कोर्ट शेल इन सच केस गिव, लेकिन ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, एट द प्लेंटिव्स एक्सपेंस, प्लेंटिव के खर्चे पे क्या करेगा, नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू ऑल सच पर्सन, जितने लोग भी उस सूट के अंदर इंटरेस्टेड हैं उन तमाम को नोटिस भेजेगा। किस तरह, ईदर बाय पर्सनल सर्विस, अगर पर्सनल सर्विस पॉसिबल है उन तमाम लोगों को जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर उनकी पर्सनल सर्विस पॉसिबल है तो कोर्ट क्या करेगा, पर्सनल सर्विस करेगी, यानी कि उनको नोटिस सर्व करेगा। या फिर क्या है, वेयर फ्रॉम द नंबर ऑफ पर्सन्स और एनी अदर कॉज, कि जब यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स की वजह से, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स लार्ज हैं या फिर कोई भी और वजह है, सच सर्विस इज़ नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, पर्सनल सर्विस पॉसिबल नहीं है, तो फिर किस तरह सर्विस होगी, बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के जरिए, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दिया जाएगा। ठीक है, एज द कोर्ट इन ईच केस मे डायरेक्ट, और इस तरह भी कोर्ट को ठीक लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सब रूल 1, ये वही बातें जो भी आपको मैंने शुरू में बताई। ठीक है, अच्छा, जो सब रूल 2 है वो बड़ी अहम बात बताता है, वो एक राइट भी ग्रांट करता है उन लोगों को जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये क्या कहता है, एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेड अंडर सब रूल 1 may apply to the court to be made a party to such suit। ठीक है, तो यहाँ पर सब रूल 2 क्या कह रहा है कि जिन लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर उन तमाम लोगों में से जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर वो चाहें तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि उन्हें उस सूट के अंदर पार्टी बनाया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर राइट किसको दिया हुआ है, उन तमाम लोगों को जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो उनमें से जितने लोग भी अगर उस सूट के अंदर पार्टी बनना चाहते हैं तो कोर्ट उनको पार्टी बना सकता है। ठीक, तो ठीक है, अब यहीं पर लास्ट में हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे रेस जुडिकाटा के हवाले से, जो यहाँ पर डिस्कस करनी ज़रूरी है। जैसे कि आप रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल आपको पता है, वो क्या कहता है कि जब सेम पार्टीज़ के दरमियान एक सूट के अंदर एक मैटर डिसाइड हो जाता है तो फिर सेम मैटर के ऊपर सेम पार्टीज़ दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पर क्या है, अब रिप्रेजेंटेटिव सूट है, वो तमाम लोग जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो सूट के अंदर पार्टी नहीं है, तो क्या यहाँ पर भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है? तो बिल्कुल रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 6 देखें, रेस जुडिकाटा से रेलिवेंट प्रोविजन कौन से, सेक्शन नंबर 11, इसकी एक्सप्लेनेशन जो 6 है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के ऊपर अप्लाई होती है। अच्छा, रेस जुडिकाटा के ऊपर डिटेल लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सेक्शन नंबर 11 की जो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है
उसके अकॉर्डिंग या उसको देखते हुए फिर क्या है, वो तमाम लोग जिनको एक सूट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फिर उन तमाम लोगों पर वो जो उस सूट की जो डिग्री है वो बाइंडिंग होती है और वो उस सेम मैटर के ऊपर सेकंड सूट फाइल नहीं कर सकते। कौन से लोग? जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, भले वो उस सूट के अंदर पार्टी के फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बिहाफ पर सूट मौजूद है, उनके बिहाफ पर सूट फाइल किया गया है। तो जितने लोगों को भी रिप्रेजेंट किया गया है, जितने लोगों को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनके ऊपर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहीं पर एक्सप्लेनेशन नंबर 6 की लैंग्वेज को भी एक बार देख लेते हैं। वो क्या कहती है? वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट, कि जब कुछ लोग क्या करते हैं, लिटिगेशन करते हैं, यानी कि कोई सूट फाइल करते हैं, किसी सूट को डिफेंड कर रहे हैं किसी पब्लिक राइट के हवाले से, या फिर अच्छा ये प्राइवेट है, पर्सन नहीं, ठीक है, और इफ अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए कर रहे हैं, एंड अदर्स, और औरों के लिए भी कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात हो रही, ठीक है। ऑल पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच राइट शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के हवाले से, बी डीम टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। तो ये समझा जाएगा जिन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये समझा जाएगा कि वो भी सूट के अंदर लिटिगेशन कर रहे हैं, वो भी सूट के अंदर पार्टीज हैं, उन्हें प्रिज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि जब रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया जाता है, जो जितने लोगों को भी, जितने न्यूमेरियस पीपल को रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे एज अ प्लेंटिफ या एज अ डिफेंडेंट, तो उस सूट के अंदर जो डिग्री आती है वो उन तमाम न्यूमेरियस पीपल के ऊपर वो बाइंडिंग होती है। ठीक है, होप्स यहाँ तक आपको रूल नंबर 8 बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।